गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए ताकि आप घर पे रह करके तैयारी कर लें, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, बस्तर के इतिहास से संबंधित है। बस्तर का इतिहास में हम प्रमुख रूप से 3 राजवंश को पढ़ते हैं, 3 डायनेस्टी को। बस्तर के इतिहास की शुरुआत नल वंश से होती है। नल वंश के बाद में गंग वंश आता है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं उसके बारे में। कौन शासन किया, कब किया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए गंग वंश साइलेंट टाइप का है, समझ लो, नहीं पढ़ते हैं। नल के बाद में छिंदक नागवंश पढ़ते हैं, छिंदक नागवंश। लेकिन नल और छिंदक नागवंश के बीच का जो राजवंश है वो कौन सा है? उड़ीसा का गंग वंश। और छिंदक नागवंशी जब जाते हैं तो काकती वंश आएगा। छिंदक नागवंश को रिप्लेस करेगा कौन? काकती वंश। नलवंशी कैसे बस्तर में आए, कोई जानकारी नहीं है। छिंदक नागवंशी कैसे बस्तर में आए, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन छिंदक नागवंशियों को काकती कैसे रिप्लेस करेंगे, काकती कैसे आएंगे, इसके बारे में जानकारी है। तो आज का टॉपिक जो है, बस्तर के इतिहास का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख राजवंश है काकती वंश, हम आज वही पढ़ने वाले हैं। काकती वंश। काकती वंश और काकती वंश के रहते में ही बस्तर में सारे जनजाति आंदोलन जो है, आदिवासी विद्रोह, जनजाति आंदोलन, आदिवासी विद्रोह भी काकती वंश के रहते ही हुआ है। तो काकती वंश के साथ में हम जनजाति आंदोलन, आदिवासी विद्रोह भी पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा काकती वंश, जनजाति आंदोलन, यह मैं आपको 3 पार्ट में, 3 भाग में तोड़ के पढ़ाऊंगा। 3 क्लासेस इसके ऊपर आपको मिलेंगी। पार्ट 1 आज जो जा रहा है, पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3। देखिए, काफी लंबे समय तक शुरू करने के पहले यह हम जान लें कि बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, राज करने वाला वंश है कौन सा? आपका काकती वंश। सबसे लंबे समय तक शासन किया। और हम जान रहे हैं कि बस्तर जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वो आदिवासी बहुल है ना। और वहां पे शासन करना किनका? काकतियों का। और वो काकती बस्तर के थे नहीं, उसके बावजूद लगभग 700 साल शासन कर दिए काकती। 700 साल। कहां पे? बस्तर में। आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि जितना भी आपके मन में जो जद्दोजहद है ना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा 3 क्लास में। आज हम देखेंगे जो प्रमुख बिंदु हैं इस क्लास के, पूरे काकती वंश और जनजाति आंदोलन के दौरान जो हम पढ़ेंगे, उसमें काकतियों की एंट्री, बस्तर में काकती कैसे आए, कहां के थे काकती, काकतियों की एंट्री, ये पहले देखेंगे। बस्तर में काकती वंश का संस्थापक, फाउंडर कौन है? बस्तर से लगा हुआ तेलंगाना, तेलंगाना
में गोलकुंडा, हैदराबाद का गोलकुंडा, आज भी जाते हैं तो देखते हैं। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का आक्रमण कहां पे? बस्तर में। बस्तर में कुतुब शाही वंश का आक्रमण। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का अंग नहीं था बस्तर। छत्तीसगढ़ और बस्तर ये दोनों अलग अलग राज्य थे। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का विलय हुआ है, बस्तर को मिलाया गया है। पहले बस्तर एक स्वतंत्र राज्य था, संप्रभु राज्य था, सोवरन स्टेट था, संप्रभु राज्य। उस बस्तर का विलय हुआ है किसमें? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर मुख्यालय पहले क्या था? तो नागपुर था। नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का सत्ता हैंडल हो रहा था। और छत्तीसगढ़ के साथ में जब बस्तर का विलय होता है तो बस्तर का भी पूरा शासन प्रशासन चूंकि छत्तीसगढ़ के अधीन आएगा तो उसका भी हेडक्वार्टर क्या होगा? नागपुर। तो बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय करने के लिए जो नागपुर वाले थे, नागपुर मतलब भोसला मराठा, भोसला मराठों को काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष करना पड़ा है। कहां पे? बस्तर में। ऐसे ही बस्तर ऊपर शामिल नहीं हो गया छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर का विलय देखेंगे किस नियम कानून के तहत होगा, कौन सी संधि है, ट्रीटी कौन सा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मराठों का ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसे बढ़ता गया बस्तर में, और जब बाहरी व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, दिखेगा, तो आदिवासी नाराज होंगे। जनजातियों को, वहां की जनजातियों को, जो मूल निवासी हैं वहां के, उनको यह चीज नहीं जमेगा। जब नहीं जमेगा तो उसका विरोध होगा। तो जनजातीय आंदोलन हम पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन जितना हम सुनते हैं, परलकोट का विद्रोह, परलकोट, गेंद सिंह, पढ़ने मिलेगा आपको, सुनने मिलेगा उनके बारे में। बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह, यह केवल बस्तर छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। जनजातीय आंदोलन में, आदिवासी विद्रोह में प्रमुख विद्रोह है कौन सा? आपका भूमकाल 1910 पढ़ने मिलेगा। वीर गुंडाधुर पढ़ने मिलेगा आपको। भारत के इतिहास जब पढ़ते हैं तो आंदोलनकारियों में हम ये सारे जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इस टाइप की पर्सनालिटीज को, ये सारे पर्सनालिटीज को हम पढ़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो यहां के आंदोलनकारी, जिनके कारण से आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं, जिन्होंने आंदोलन किया, स्वतंत्रता के लिए लड़ा, अंग्रेजों के साथ लड़े, अंग्रेजों का विरोध किए, बस्तर से वैसा प्रमुख पर्सनालिटी ना, मेन पर्सनालिटी वीर गुंडाधुर, यह आपको आज उनके बारे में सुनने मिलेगा। काकतीय शासकों में राजा रुद्र प्रताप देव हो, अजमेर सिंह हो, जितने बड़े बड़े शासक, अजमेर सिंह जो हमेशा ना बस्तर के आदिवासियों के हित में सोचे, उसी कड़ी में रुद्र प्रताप देव, फिर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो छत्तीसगढ़ की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका, और आखिरी में प्रवीर चंद्र भंजदेव जो आदिवासियों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दिए हैं। 1966 का गोलीकांड, उस गोलीकांड में उनकी मृत्यु हुई। यह सारी चीजें आपको पढ़ने मिलेगा। 3 क्लास में यह सारा कुछ हम कवर करेंगे। यह बस्तर का इतिहास का प्रमुख राजवंश काकतीय वंश है, क्लियर है। और साथ में हम क्या देखेंगे? जनजातीय आंदोलन। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। जैसा मैं कहा कि बस्तर का इतिहास काफी मजेदार है,
बस्तर का इतिहास जो है, बस्तर के इतिहास में पहला राजवंश कौन सा? नल वंश। नल के बाद में पढ़ते जिसको है गंग वंश तो है, लेकिन जो पढ़ा जाता है वो है छिंदक नागवंश, और उसके बाद काकती वंश है। कौन सा? काकती वंश। तो हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है आपका? काकती वंश। कौन सा है? काकती वंश। देखिएगा, नल वंश का शासन, नल का शासन जो है ना, नल वंश का, ये आपका 290 से 965 तक चलेगा, 965 तक। छिंदक नागवंशी जो है ये 1023 से 1324 तक रहेंगे, 1023 से 1324। तो देखिए गैप दिखता है 965 और 1023 के बीच में गैप है। इसी बीच में गंगवंश ने शासन किया है ऐसा माना जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, फैक्ट नहीं है। काकती वंश 1324 से लेकर के पूरा 1948 जब रियासतों का विलय होगा तो बस्तर रियासत का भी विलय होगा भारतीय संघ में, भारत संघ में। और 1948 से लेकर के अब तक के जो बस्तर में शासन कर रहा है वो कौन सा राजवंश है? काकती वंश। ठीक, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, काकतियों की एंट्री देख रहे हैं कहां पे? बस्तर में। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है ये बस्तर है। क्या है? बस्तर। देखोगे ना, और बस्तर का ये वाला हिस्सा बीजापुर, और बीजापुर का ये भोपालपट्टनम है। क्या है? भोपालपट्टनम। इधर ये आपका दिख रहा है दंतेवाड़ा का बारसूर, ध्यान दोगे ना, क्या है? बारसूर, बारसूर है ये बारसूर। इधर नीचे तेलंगाना, और तेलंगाना में ये आपका दिख रहा है वारंगल। काकतियों की एंट्री देखिएगा ना, वारंगल। छत्तीसगढ़ के नीचे में क्या आपका? तेलंगाना, और तेलंगाना में क्या है? वारंगल है। ठीक, देखिएगा, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का दौलताबाद, औरंगाबाद के पास वाला मतलब देवगिरी, ये देवगिरी है। देखिएगा ऊपर में, समझ लीजिए ना, भारत के नक्शे में इमेजिन करना, दिल्ली को। किसको? दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, समझाने का जो प्रयास करो, देखिएगा मेरे को एंट्री समझाना है आपका। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, देखिएगा दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास, तो दिल्ली सल्तनत में अभी हमारे काम का जो है, एक आपका खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी। और खिलजी के बाद में दूसरा जो है वो है आपका तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। ठीक, दिखिएगा खिलजी और तुगलक दोनों काम के हैं अभी यहां पे। खिलजी वंश का सुल्तान, सुल्तान ना,
जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा हुआ था, जो भारत पे राज कर रहा था, सुल्तान, सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ना काम का है, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो जगजाहिर है मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर सेनापति था। जब दिल्ली के गद्दी से खिलजी जाएंगे तो कौन आएंगे? तुगलक आएंगे। और तुगलक वंश का सुल्तान कौन? तो कौन? आपका ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक का सेनापति कौन था? तो उसका जो पुत्र था, जो उसका पुत्र था ना, जो उसका बेटा था, वही उसका सेनापति था। तो पुत्र कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही और किस नाम से जानते थे? तो जौना खां के नाम से जानते थे। किस नाम से? जौना खां। देखिएगा, जो कैरेक्टर काम के हैं ना, काकतियों की एंट्री में, काकतियों की एंट्री में कहां पे? बस्तर में। उसमें से पकड़ना है अलाउद्दीन खिलजी, उसका सेनापति कौन? मलिक काफूर। तुगलक वंश में ग्यासुद्दीन तुगलक, उसका सेनापति, उसका पुत्र था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको किस नाम से जानते थे? जौना खां। ठीक, देखिएगा, ये पकड़ के रखिएगा। ये आपका भोपालपट्टनम है, ये बारसूर है, और बारसूर में छिंदक नागवंशियों का शासन था। किसका शासन? छिंदक नागवंश। और छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था। कौन था? हरिश्चंद्र देव। और हरिश्चंद्र देव जिस समय छिंदक नागवंश का सत्ता संभाल रहा था, बारसूर में बैठा हुआ था, उस समय हरिश्चंद्र देव की पुत्री भी साथ में थी। और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम चमेली देवी था। चमेली देवी। देखिएगा ना, जिन कैरेक्टर्स की आवश्यकता है यहां पे, वो सबको मैं बांध रहा हूं, सब एक दूसरे से लिंक करेंगे। छिंदक नागवंश का शासक कौन? हरिश्चंद्र देव। पुत्री कौन थी? तो चमेली देवी। देखिएगा, वारंगल, जो तेलंगाना का वारंगल है, इस वारंगल में काकती वंश। कौन सा वंश? काकती। कहां के थे? तो वारंगल के थे। देखिएगा, और वारंगल का जो काकती वंश है, अब समझिएगा ना, जो काकती वंश है, वारंगल का काकती वंश का शासक था गणपति। कौन था? गणपति। देखिएगा, गणपति वारंगल के काकती गद्दी पे बैठा हुआ था। गणपति का कोई पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था। दो पुत्री थी गणपति के। दो पुत्री में एक का नाम था रुद्रांबा। क्या नाम था? रुद्रांबा। और एक पुत्री थी, उसका नाम था गणपांबा। गणपांबा। रुद्रांबा और गणपांबा, दो पुत्री थी, रुद्रांबा और गणपांबा। देखिएगा, चूंकि रुद्रांबा और गणपांबा दो पुत्री, देखिएगा, गणपति का शासनकाल वारंगल में 1198 से 1261 ईस्वी चला। एडी ना 1198 टू 1261, 1198 से 1261 ईस्वी। अब मुद्दा यह था कि गणपति के बाद वारंगल के काकती गद्दी में कौन बैठे? कोई पुत्र तो था नहीं। तो वारंगल के काकती गद्दी पे गणपति के बाद जो बैठी वो थी रुद्रांबा। कौन थी? रुद्रांबा। रुद्रांबा 1261 से 1293 चलेगी काकती गद्दी में। 1261 से कब तक? 1293। देखिएगा,
काकती गद्दी में बैठी थी। रुद्रांबा का विवाह हुआ रहता है वीरभद्रेश्वर से। किससे? वीरभद्रेश्वर। ठीक, वीरभद्रेश्वर चालुक्य था, चालुक्य वंश का था। वीरभद्रेश्वर चालुक्य था, लेकिन काकती गद्दी में बैठी, इसलिए अपने आप को काकती बोली। कौन? रुद्रांबा। रुद्रांबा और वीरभद्रेश्वर से भी कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं था। रुद्रांबा और वीरभद्रेश्वर की एक ही पुत्री थी, नाम था मम्मडंबा। मम्मडंबा, क्या नाम था? मम्मडंबा, देखिएगा। और मम्मडंबा का विवाह होता है महादेव से। किससे होता है? महादेव। और महादेव कहां का? तो महादेव अन्हिलवाड़ का चालुक्य था। क्या था? अन्हिलवाड़ का चालुक्य। देखिएगा, मम्मडंबा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात मम्मडंबा कहां चली जाएगी? अन्हिलवाड़। तो थी तो काकती, विवाह के पश्चात क्या हो जाती है? चालुक्य हो जाती है। क्या हो जाती है? चालुक्य। विवाह होकर के चली गई वो। तो मम्मडंबा और महादेव के 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्र में बड़ा पुत्र जो था वो था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बाद में दूसरा पुत्र था अन्नमदेव। कौन था? अन्नमदेव। और एक पुत्री थी, उसका नाम था रैला देवी। रैला देवी पुत्री थी। बस्तर के लोकगीतों में अभी भी नाम आता है रैला देवी का, अभी भी ना, बस्तर के लोकगीतों में देखिएगा। अब होता यह है कि रुद्रांबा तो संभालेगी सत्ता कब तक के? 1293 तक। अब 1293 के बाद में, रुद्रांबा के बाद में काकती गद्दी में कौन बैठे? वारंगल में। तो रुद्रांबा जो है मम्मडंबा और महादेव से कहती है कि इतने बड़े साम्राज्य को किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा, या तो तुम लोग आकर के संभाल लो, या तुम मेरे को दोनों पुत्र में से किसी एक को दे दो। समझ में आ रहा है? तो मम्मडंबा और महादेव से मांगती है ना किसको? प्रताप रुद्रदेव को। किसको मांगेगी? प्रताप रुद्रदेव को। तो प्रताप रुद्रदेव तो क्या था? चालुक्य था, चालुक्य था ना, लेकिन उसको बिठाना था कहां पे? काकती गद्दी पे, वारंगल पे। तो क्या करती है? प्रताप रुद्रदेव तो क्या था? चालुक्य था ना, चालुक्य था। प्रताप रुद्रदेव चालुक्य था, लेकिन उसको बिठाना था कहां पे? काकती गद्दी पे, वारंगल पे। तो क्या करती है रुद्रांबा? दत्तक पुत्र प्रथा के तहत गोद लेकर के प्रताप रुद्रदेव को पहले काकती बनाती है। क्या बनाती? काकती। और काकती बना करके फिर बिठाएगी ना कहां पे? वारंगल की काकती गद्दी पे। शासक बनेगा कौन? प्रताप रुद्रदेव। तो रुद्रांबा के बाद वारंगल के काकती गद्दी पे कौन बैठेगा? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव जो है वो 1293 से लेकर के 1310 और 1310 के बाद में 1324 तक शासन करेगा। 1310 से 1324। जानबूझ करके 1310 को मैं बीच में लिखा हूं। क्यों लिखा हूं? क्योंकि 1293 से 1310 बढ़िया अच्छे से एकदम स्मूथ शासन करेगा ना कौन? प्रताप रुद्रदेव। और 1309 1310 के बाद ही उसके लिए समस्या होना शुरू होगा। क्लियर है? कब समस्या होगा? जब दिल्ली पे कौन बैठेगा? खिलजी। और खिलजी में भी कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा ना, समझिएगा थोड़ा सा।
काकती गद्दी पे कौन बैठा है? तो प्रताप रुद्रदेव बैठा है। कौन बैठा है? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। इधर से होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? मलिक काफूर। मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी की जोड़ी जग जाहिर है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी ना अलाउद्दीन खिलजी भी और कौन? मलिक काफूर भी। दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी पर चढ़ाई किया रहता है ना कौन? मलिक काफूर आक्रमण किया रहता है। तो पता तो है कि मलिक काफूर का आक्रमण कहां पे? देवगिरी पे। और देवगिरी को जीता रहता है ना कौन? मलिक काफूर। जब जीतता है देवगिरी को मलिक काफूर तो कॉन्फिडेंस एकदम है ही ना, बहुत ज्यादा है। दिल्ली से सेना लेकर के निकला है, सोचता है सुल्तान खुश तो होगा, देवगिरी जब मैं उसको दूंगा, जीत तो चुका हूं, सुल्तान को और ज्यादा खुश करूं तो और ज्यादा कैसे खुश करूं? तो सोचता है जब यहां तक आ ही गया हूं तो क्यों ना वारंगल पे चढ़ाई कर दूं। कहां पे? वारंगल पे। देखिए, सुल्तान, शासक, राजा, महाराजा की असली शक्ति किसमें है? तो सेनापति में है। सेनापति जीता तो सुल्तान जीता, सेनापति हारा तो सुल्तान हारा। राजा की असली शक्ति ही किसमें है? सेनापति में है। और उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ताकतवर था कौन? मलिक काफूर। देवगिरी जीतने के बाद में मलिक काफूर आक्रमण करेगा कहां पे? वारंगल में। वारंगल में अब तक के इसके पहले कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ है, कोई मुस्लिम आक्रमण ही नहीं हुआ है। पहला मुस्लिम आक्रमण होने जा रहा है 1309 1310 की बात है। मलिक काफूर के द्वारा पहला आक्रमण कहां पे? वारंगल में। पहला मुस्लिम आक्रमण न कौन करेगा? मलिक काफूर। तो प्रताप रुद्रदेव वर्सेस न कौन? मलिक काफूर। क्लियर है? अब प्रताप रुद्रदेव अचानक हमला हुआ, सोचा नहीं रहता। कहां खिलजी की सेना, कहां काकती सेना, कहां मलिक काफूर, कहां प्रताप रुद्रदेव? युद्ध जीत के आ रहा है कौन? मलिक काफूर। और खिलजी की सेना दिल्ली की सेना है ना, जो पूरे भारत पर शासन कर रही है, हिंदुस्तान पर। पूरे उस सेना को, खिलजी की सेना को देख करके, मलिक काफूर को देख करके टेंशन में आ जाता है ना कौन? प्रताप रुद्रदेव। सोचता है कि लड़ूंगा तो बचूंगा नहीं, सक नहीं सकता इस बात को तो जान जा रहता है कौन? प्रताप रुद्रदेव। तो सोचता है सरेंडर ही कर दूं, हो सकता है जान बच जाए। तो अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाता है, मूर्ति को जंजीरों से जकड़ता है और जंजीरों से जकड़ करके मलिक काफूर को देता है, सरेंडर करता और कहता है कि सुल्तान को जाकर के दे देना। सुल्तान को मतलब किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और कहना कि मैं सरेंडर किया हूं। तो मलिक काफूर कहता है कि मैं जाकर के कह दूंगा, सरेंडर कर रहा है, लेकिन हर साल वारंगल से टैक्स जो है यह दिल्ली पहुंचना चाहिए बिना बोले। वारंगल को जितना लूट सकता था, देखिए कोहिनूर की बात है, कोहिनूर वहीं पे था ना, उस कोहिनूर को ले जाने वाला वही है। समझ में आ रहा है? जितना लूट सकता था वारंगल को, जितना भर सकता था कौन? मलिक काफूर। उतना लूटता है, लूट करके ले जाता है ना कहां पे? दिल्ली। समझ में आ रहा है? लूट करके लेके जाता और कहता है हर साल टैक्स जो है वो आना चाहिए। कहां पे? दिल्ली में। अब ये तो हो गया, लेके चला गया कौन? मलिक काफूर। लेकिन खिलजी के बाद में कौन आएंगे? तुगलक आएंगे। कौन आएंगे? तुगलक। और तुगलक में कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। उसका पुत्र कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां। तो खिलजी वंश के बाद में जब तुगलक आएंगे तो तुगलक में जब सुल्तान बनेगा गयासुद्दीन तुगलक, तो पूरा
मुनीम को बुला करके, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर समझिएगा, वित्त मंत्री को बुला करके पूरा चिट्ठी पत्री निकलवाता है। पूरा चिट्ठी पत्री निकलवाएगा, देखेगा कहां से कितना पैसा आ रहा था, कहां कितना जा रहा था। तो पता है कि दिल्ली में पैसा तो यहां से भी आ रहा था, कहां से, वारंगल से। वारंगल से पैसा आ रहा था, लेकिन जब से मैं बैठा हूं तब से पैसा नहीं आ रहा है वारंगल से। तो कहता अपने मुनीम को, वित्त मंत्री को कहता है कि लिख चिट्ठी, उस अपने नाम से लिखता है, लिखवाता है चिट्ठी। लिख बोलता है किसको, प्रताप रुद्रदेव को, कि कैसे पैसा तुम दे रहे थे अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन जब मैं बैठा हूं कैसे नहीं दे रहे हो, पैसा भेजो। ऐसा कौन बोलेगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। चिट्ठी भेजता है ग्यासुद्दीन तुगलक, उस चिट्ठी को पढ़ता है कौन, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव उस चिट्ठी को पढ़ता है और उस चिट्ठी का जवाब देता है, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ऐसा लिख देता है कौन, प्रताप रुद्रदेव। नहीं दूंगा जब बोलता है, तो जब चिट्ठी का जवाब ना पढ़ेगा ग्यासुद्दीन तुगलक, इसका दिमाग हो जाता है बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। किसका, ग्यासुद्दीन तुगलक। बुलाता है अपने पुत्र को, मोहम्मद बिन तुगलक को, और कहता देख, वारंगल का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव कह रहा है कि पैसा नहीं दूंगा, कर नहीं दूंगा, हमको सत्ता चलाना है, ऐसी हर कोई करने लग गया तब तो हो गया, हर कोई ना बोलेगा, जा चढ़ाई कर। ऐसा कौन बोलेगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। किसको बोलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। चढ़ाई करने बोलता है ना मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी के रास्ते से यह भी चढ़ाई करेगा, तो वारंगल पे दूसरा मुस्लिम आक्रमण होने जा रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का यह पहला आक्रमण होगा। आक्रमण करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, कहां पे, वारंगल में, दूसरा आक्रमण है। प्रताप रुद्रदेव सोचा नहीं रहता इतने दूर से आ जाएंगे, आ गया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। आता है, फिर सरेंडर करेगा प्रताप रुद्रदेव ना, फिर सरेंडर करेगा। अब भाई उतने दूर से आया गया है, खर्चा है, सेना लेकर के आया है, तो कहां से वसूलेगा, जिस जगह पे आक्रमण किया वहीं से तो वसूलेगा ना। तो फिर लूटता है मोहम्मद बिन तुगलक किसको, वारंगल को। फिर लूटता है, मनमाने लूटता है, जितना लूट सकता था लूट के ले जाता है, और कहता है कि टैक्स जो है वो हर साल पहुंचना चाहिए, कहां पे, दिल्ली में, हर साल टैक्स पहुंचना चाहिए, ऐसा बोलेगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। सरेंडर करता है प्रताप रुद्रदेव और पूरा लूट करके ले जाता है ना कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ दिन तक पैसा जाएगा, कुछ दिन तक पैसा जाएगा वारंगल से, कहां पे, दिल्ली में, और एक टाइम के बाद फिर पैसा जाना बंद हो जाएगा। उसका प्रमुख कारण था, क्यों, क्योंकि जो संपन्न राज्य था वारंगल, उसको लूट के ले गया था कौन, मलिक काफूर। उसको लूट के लेकर ले गया था कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो राजा है ना, सत्ता में बैठा है ना, समझ में आ रहा है, उसको तो पूरा राज्य चलाना है, जनता के हित में काम करना। कैसे करेगा, जब पैसा रहेगा तब तो करेगा, जब है ही नहीं तो कैसे करेगा। राजकोष पूरा खाली है, तो कहां से देगा, किसको, दिल्ली को। जब पैसा जाना बंद होता है, फिर चिट्ठी लिखवाता है ग्यासुद्दीन तुगलक, चिट्ठी लिखवाता है प्रताप रुद्रदेव, कहता है कि कहां से दूं, अब है ही नहीं, अब मैं ही बचा हूं, मैं ही बचा हूं, मेरे को लेकर चले जाओ। ऐसा कौन बोलेगा, प्रताप रुद्रदेव। समझ में आ रहा है, कौन बोलेगा, प्रताप रुद्रदेव। किसको बोलेगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। जब चिट्ठी का जवाब इस तरीके से देगा, तो जान चुका होता है प्रताप रुद्रदेव कि मैं समस्या में आने वाला हूं, अब विपत्ति जो है वो ज्यादा आने वाली है, कहां पे, वारंगल में। तो अपनी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए अपने छोटे भाई अन्नमदेव को बुला लेगा, कहां पे, वारंगल में। प्रताप रुद्रदेव के साथ में अब कौन आ गया है, तो अन्नमदेव आ गया है। कौन आ गया है, अन्नमदेव। पकड़ में आ रहा है। जब चिट्ठी का जवाब देखता है कि नहीं दे पाऊंगा, पैसा नहीं है, ऐसा देखेगा कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो फिर बुलाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को बुलाता है कि तू क्या समझाइश दे करके आया था, ये देख, पैसा देने से मना कर रहा है प्रताप रुद्रदेव, जा तो जा करके देख, कहां पे, वारंगल में, आक्रमण कर, फिर चढ़ाई कर। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है, आज दिन का हो गया है क्या पापा, आज दिन का ऐसा हो गया है,
कितने बार आक्रमण करूं? आने जाने में काफी समय लगता है, आए दिन का हो जा रहा है। तो कहता है गयासुद्दीन तुगलक की करना तो पड़ेगा आक्रमण, क्योंकि तुगलकों के आत्मसम्मान की बात है ना। एक राज्य सीधे बोल रहे हैं नहीं दे पाऊंगा। तो कहता है कि यदि इस बार आक्रमण किया तो मनमाने पिटूंगा। किसको? प्रताप रुद्रदेव को। ऐसा कौन बोलेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आ रहा है? तीसरा अटैक करेगा कहां पे? वारंगल में। तीसरा आक्रमण ना किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। कहां पे? वारंगल में। और वारंगल काकती गद्दी में कौन बैठा? प्रताप रुद्रदेव। और उस काकती गद्दी के रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए कौन आया है? अन्नमदेव। समझ में आ रहा है? कौन आ चुका है? अन्नमदेव। देखिए इतिहास में चीज है कि मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा आक्रमण और वारंगल का नाम सुल्तानपुर हुआ था। तीसरे आक्रमण में ही वारंगल का नाम क्या रखा था? सुल्तानपुर। बाद में फिर भले वो क्या हुआ? वारंगल हुआ। तीसरे आक्रमण में कैसे कर डालेगा अन्नमदेव? भाई सेना तो वही है ना काकती, और कहां? उधर दिल्ली की सेना तुगलकों की सेना है, विशाल सेना है। दोनों भाई मिलकर के नहीं सक पाएंगे। कुछ इतिहासकार लिखते हैं इसको, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि तीसरे अटैक में प्रताप रुद्रदेव मारा गया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इसको गिरफ्तार करके, कैद करके ले गया कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली में ले जाकर के बंदी बना के रखा। खैर बंदी बनाया, मारा, जो भी किया। समझ में आ रहा है? देखिएगा अन्नमदेव आकर के फंस गया होता है वारंगल में, आकर के फंसा होता है ना कहां पे? वारंगल में। भाई की सहायता के लिए आया था। लेकिन प्रताप रुद्रदेव के मरने के बाद या गिरफ्तार होने के बाद जान छुड़ा के भागेगा ना कौन? अन्नमदेव। कहां से? वारंगल से। तो देखिए यदि वारंगल से नीचे उतरेगा तो समस्या में आएगा। इधर भाग रहा है तो दिक्कत है, कहीं पर जगह नहीं मिलेगा, ठिहा नहीं मिलेगा, जान रहा होता है। तो कैसे करे? तो वारंगल से पकड़ेगा 163 को, नेशनल हाईवे नंबर 163, 163। समझने के लिए बता रहा हूं, देखिएगा 163 पकड़ेगा वारंगल से, और वारंगल से 163 पकड़ कहां पहुंचेगा? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम पहुंचा, इधर मुड़े तो समस्या, दिल्ली की सेना खड़ी है। तो क्या करे? 163 से फिर पकड़ेगा 63 को। किसको पकड़ेगा? 63। और 63 को पकड़ के जब आगे बढ़ता है तो देखता है ना कि बारसूर में कौन है? छिंदक नागवंशी शासक कौन है? हरिश्चंद्र देव। ये बात कब की है? तो 1324 की बात है। कब की बात है? 1324। हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंशी शासक, उसको तो ठिया देखना था ना, जगह चाहिए था उसको। किसको? अन्नमदेव को। तो सोचता है भले तुगलकों से नहीं लड़ पाया, नहीं सक पाया, इससे तो लड़ी लूंगा। किससे? छिंदक नागवंश से। हरिश्चंद्र देव के साथ में युद्ध लड़ेगा। हरिश्चंद्र देव वर्सेस याद रखिएगा अन्नमदेव। अन्नमदेव ना युद्ध लड़ेगा हरिश्चंद्र देव के साथ में। दोनों पिता पुत्री मिलकर के, चमेली देवी भी लड़ती है अपने पिता के साथ, लेकिन दोनों पिता पुत्री मिलकर के नहीं सक पाएंगे। किससे? अन्नमदेव से नहीं सक पाएंगे। और अन्नमदेव जो है उस युद्ध को जीतेगा। हरिश्चंद्र देव को और चमेली देवी को मारेगा कौन? अन्नमदेव। और मार करके बस्तर में काकती वंश की नींव रख देगा। कौन? अन्नमदेव। काकती वंश का संस्थापक है, फाउंडर है। बस्तर में काकती वंश की नींव रखेगा ना कब? आपका 1324। 1324 में काकती वंश की नींव कहां पे? बस्तर में। देखिएगा काकती वंश की रक्षा के लिए भाग रहा था ना, काकती गद्दी को बचाने के लिए आया था ना, काकती गद्दी को, काकती वंश की नींव रखा। जो वारंगल का काकती है उसकी नींव रखा, क्योंकि ये तो सुल्तानपुर हो चुका था, पूरा तुगलकों का कब्जा हो चुका था। क्लियर है? शिफ्ट कर दिया, एक हिसाब समझोगे। लेकिन अन्नमदेव मूल रूप से क्या था? तो चालुक्य था। क्या था? चालुक्य। अन्नमदेव मूलतः क्या था? चालुक्य था। पिता महादेव थे ना, कहां के चालुक्य थे? अन्हिलवाड़ के। तो काकती बस्तर के जो काकती हैं वो मूलतः क्या हैं? तो चालुक्य हैं। इसके बारे में जानकारी कहां से? तो आगे भी हम देखेंगे।
दंतेवाड़ा अभिलेख, दंतेवाड़ा से जो रिकॉर्ड मिला, दंतेवाड़ा अभिलेख और वारंगल का जो शिलालेख है, वारंगल का इंस्क्रिप्शन, वारंगल शिलालेख और दंतेवाड़ा अभिलेख, ये दोनों जानकारी देता है अन्नमदेव के बारे में, जिसमें काकती जो है उनको मूलतः क्या बताया गया है, चालुक्य बताया गया है। क्लियर है। लेकिन चालुक्य अपने आप को क्या बोले, बस्तर में आने के बाद काकती बोले। क्लियर है। इस बात को आगे चल करके और पुष्टि करेंगे। जब वंश बदलेगा, काकती वंश में भंज वंश आएगा, उड़ीसा का जो भंज है प्रवीर चंद्र भंजदेव, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव वो क्या थे, भंज थे, लेकिन किस गद्दी में बैठे थे, बस्तर के काकती गद्दी पे। तो इसीलिए ना प्रवीर चंद्र भंजदेव का एक ग्रंथ है जो बेस बना है काकती वंश के लिए। प्रवीर चंद्र भंजदेव का ग्रंथ लोहांडी गुड़ा तरंगिणी, और उस लोहांडी गुड़ा तरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें प्रवीर चंद्र भंजदेव अपने आप को क्या बोले हैं, काकती बोले हैं। अपने आप को उन्होंने काकती कहा, और उसी ग्रंथ में यह भी कहा कि हमारे आदि पुरुष मतलब अन्नमदेव भी क्या थे, काकती थे। लेकिन काकती मूलतः क्या थे, चालुक्य थे। काकतियों की एंट्री बस्तर में, यह समझ में आया। क्लियर है यहां तक? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, काकतियों की एंट्री ये बस्तर में देख चुके हैं। अब काकती वंश को हम शुरू कर रहे हैं ना, काकती वंश को शुरू कर रहे हैं। तो काकती वंश का शासनकाल 1324 से लेकर के अब तक बस्तर में क्या है, काकती वंश है। हालांकि रियासत रजवाड़ों का कंसेप्ट 1948 में खत्म हो गया, लेकिन अब तक यदि देखा जाए तो है काकती। कहां पे, बस्तर में। तो काकती वंश को अब शुरू जब यदि हम कर रहे हैं तो कितने शासक हुए, उनका शासनकाल क्या रहा, पहले वो देख लें हम। ठीक, देखिएगा। काकती वंश का शासनकाल 1324, देखिएगा। तो शासक शासनकाल पकड़ने के पहले 1324 से 1369, पहले शासनकाल पकड़ ले, फिर शासक, उसके शासनकाल के साथ शासक। पढ़ने का यही सही तरीका होता है। फिर उसका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ना। 1324 से 1369, 1369 से 1410, 1410 से 1468, 1468 से 1534, 1534 से 1558, 1558 से 1602, 1602 से 1625, 1625 से 1639, 1639 से 1654, 1654 से 1680, 1680 से 1709, 1709 से 1721, 1721 से 1731, 1731 से 1774, 1774 से 1770, 1770 से 1800, 1800 से 1842। ये सब याद करना है आपको, इसके बिना जनजातीय आंदोलन पकड़ में नहीं आएगा ना। 1842 से 1853, 1842 से 1853, 1853 से 1891, 1891 से 1921,
1921 से 1936, 1936 से 1961, 1961 से 1969, 1969 से 1996 और 1996 से अब तक 25 शासक हैं। 25 ना, किसमें? काकती वंश में। दिखेगा 1324 से 1369 अन्नम देव, नाम याद करते हुए चलिएगा। अन्नम देव, अन्नम देव के बाद 1369 से 1410 हमीर देव, हमीर देव। 1410 से 1468 भैरव देव, भैरव देव। 1468 से 1534 पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम के बाद में जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रतापराज देव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव। देखिए ये सेंटर पॉइंट बना लीजिएगा ना, चंदेल मामा। काकती वंश यहां पे ब्रेक हुआ है, चंदेल वंश आया है। कैसे आया है भी मैं समझाऊंगा उसको। चंदेल मामा, यहां से शासक और शासनकाल, शासनकाल और शासक ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इधर यदि शासकों का क्रम भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे शासनकाल के साथ शासक याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जनजाति आंदोलन बनेगा और बिना शासनकाल पकड़े नहीं पकड़ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। दोनों याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कौन सा शासक किस राजवंश का है? राजवंश का नाम देकर के शासक का नाम पूछता है ऑप्शन में, या शासकों का क्रम पूछता है। ऑर्डर जमाइए, सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा, और जिस तरीके से बता रहा हूं जिस क्रम में, वैसे याद करिएगा। दलपत देव 74 से 77 अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। 77 से 1800 में दरियाव देव, दरियाव देव। दरियाव देव के बाद में महिपाल देव, महिपाल देव। महिपाल के बाद में भूपाल देव, तिरपन से 91 में भैरम देव। ये भैरव है, भैरव। ये भैरम है, भैरम, भैरम देव। 53 से 91 क्या है? भैरम देव। ठीक। 91 से 1921 रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। 21 से 36 प्रफुल्ल कुमारी देवी,
प्रफुल्ल कुमारी देवी। 36 से 61 फेमस पर्सनालिटी प्रवीर चंद्र भंजदेव। 61 से 69 विजय चंद्र भंजदेव। 69 से 96 भरत चंद्र भंजदेव। 96 से अब तक बस्तर महाराजाना कौन? कमल चंद्र भंजदेव। 25 शासक हैं, आपको याद करना है। देखिए, मैं हर बार यही चीज कहता हूं, थाली में खाना आया, भोजन आया, थाली को पूरा पूरा एक साथ तो नहीं खाते हो, कवरा कवरा करके खाते हो ना। अब जान तो रहे हो कि याद करना पड़ेगा इसको, तो पैकेट में याद करें, पूरा चक्कर में ना जाए, पैकेट में याद करें। पहले ये 4 पकड़ लें, ऊपर का 4, फिर 2-2 का पेयर। जयसिंह नरसिंह, प्रतापराज जगदीश राज, वीर नारायण वीर सिंह, दिक्पाल राजपाल, चंदेल मामा, दलपत देव अजमेर सिंह और दरियाव देव, महिपाल भूपाल भैरम देव, रुद्र प्रताप, प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रवीर चंद्र भंजदेव, फिर विजय चंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव और कमल चंद्र भंजदेव। 25 शासक हैं, याद करना है, करिए नोटिस को। चलिए देखिएगा, काकतियों की एंट्री के बाद में एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काकतियों की एंट्री के बाद हम काकतीय शासक और उनका शासनकाल देखे हैं। 25 शासक हैं, जिनमें जो प्रमुख शासक है, जिनके बारे में जानकारी है, जिनके बारे में लिखा हुआ है, जिनके बारे में कुछ ना कुछ मिला है, एक एक करके उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा, दिखेगा। और जिनको मैं नहीं करूंगा, ऐसा मत सोच लेना कि मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो इंफॉर्मेशन है वो सारा आप तक के पहुंचेगा। जिनके बारे में नहीं बताऊंगा, समझ लीजिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनका नाम और शासनकाल क्रम को याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, 1324 से 1369 शासक कौन है? अन्नमदेव। कौन है? अन्नमदेव। 1324 से 1369 में शासक, काकतीय शासक कौन है? अन्नमदेव। अन्नमदेव बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक, फाउंडर, बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? अन्नमदेव। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या बोला मैं? बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक। दूसरा इंफॉर्मेशन, शासनकाल 1324 से 1369, 1324 से 1369। यह सब जानकारी कहां से मिल रहा है? सोर्स क्या है? तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोर्स, स्रोत जो है। तो जानकारी दंतेवाड़ा अभिलेख से, दंतेवाड़ा अभिलेख और वारंगल का शिलालेख, दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन है। दंतेवाड़ा अभिलेख और वारंगल का शिलालेख। दंतेवाड़ा अभिलेख के अनुसार अन्नमदेव को अन्नमराज कहा गया है। दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नमदेव को क्या कहा गया है? अन्नमराज। दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नमदेव को क्या कहा गया है? अन्नमराज। पत्नी का नाम सोन कुंवर चंदेलिन। पत्नी का नाम क्या है? सोन कुंवर चंदेलिन। राजधानी बनाया मंधोता को। काकतियों की पहली राजधानी बस्तर में क्या? तो मंधोता। बस्तर में जो मंधोता है उसको अपनी पहली राजधानी, उसको अपनी राजधानी बनाया। तो काकतियों की पहली राजधानी क्या हो गई? मंधोता। संखिनी और डंकिनी के संगम पर गांव का नाम तराला, अब वो दंतेवाड़ा शहर हो गया, लेकिन गांव कौन सा? तराला।
उस तराला नामक गांव में मां दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? मां दंतेश्वरी का, जहां पे भी दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी स्थापित है। मां दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया ना कौन? अन्नम देव। बस्तर के लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश का राजा कहा गया है। चालकी वंश, बस्तर के लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश का राजा कहा गया है। चालकी वंश मतलब चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का राजा, चालकी वंश का राजा बताया गया है किसको? अन्नम देव को। और हम जानते हैं कि काकती मूलतः क्या थे? चालुक्य थे। इतना इंफॉर्मेशन पकड़ना है किसके बारे में? अन्नम देव। अन्नम देव के बाद में, अन्नम देव के बाद में नाम याद रखोगे हमीर देव और भैरव देव। और अन्नम देव के बाद पकड़ना है किसको? पुरुषोत्तम देव। 1468 से 1534 शासन है ना किसका? पुरुषोत्तम देव का। 1468 से 1534 देखिएगा, 1468 से 1534 पुरुषोत्तम देव का शासन। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। देखिए इतिहास है ना, जो लिखा हुआ है केवल मैं उसको आपको बता रहा हूं। प्रस्तुत करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अपना अपना होता है। मैं आपको केवल परोस रहा हूं, केवल उसको जो लिखा हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये इतिहास है। और इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि पुरुषोत्तम देव पेट के बल लेटते हुए यह पुरी की यात्रा किए थे, जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए थे, पेट के बल लेटते हुए बस्तर से गए थे। कौन? पुरुषोत्तम देव। तो गए, पुरी की यात्रा किए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए। तो जब पुरी का शासक था, जगन्नाथपुरी का शासक, शासक के नाम का उल्लेख नहीं है, नहीं तो जरूर बताता। पुरी के शासक के द्वारा दर्शन के पश्चात पुरुषोत्तम देव का भव्य स्वागत किया गया और उपहार स्वरूप 16 चक्कों वाला रथ भेंट किया गया। 16 चक्के वाला रथ। उसी समय पुरुषोत्तम देव को पुरी के शासक के द्वारा रथपति की उपाधि दी गई। टाइटल ना, उपाधि, उपाधि धारण किए थे रथपति। रथपति की उपाधि धारण किए थे पुरुषोत्तम देव। जो 16 चक्के वाला रथ जो मिला, पेट के बल लेटते हुए गए थे, उसी 16 चक्के वाले रथ में पुरी से वो बस्तर आए। पुरी से कहां आए? बस्तर। पुरी से बस्तर आए। राजधानी काकतियों की क्या थी? मंधोता। उस मंधोता से राजधानी को हस्तांतरण करने वाले, मंधोता से राजधानी हस्तांतरित किए। राजधानी किसको बनाए? तो बस्तर को। तो एक राजधानी क्या बोला था? मंधोता। जो कौन बनाया था? अन्नम देव। मंधोता से राजधानी बस्तर लाने वाले कौन है? पुरुषोत्तम देव। उपाधि कौन सी धारण किए थे? तो रथपति की। जो 16 चक्के वाले रथ में जो बैठ करके आए पुरी से, कहां पे? बस्तर। तो बस्तर में आकर के रथ यात्रा की शुरुआत की। किसकी? रथ यात्रा। बस्तर का जो रथ यात्रा है, जिसे हम गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं, उस गोंचा की शुरुआत करने वाले कौन है? तो पुरुषोत्तम देव है। पुरुषोत्तम देव के द्वारा गोंचा पर्व की शुरुआत, पुरुषोत्तम देव के द्वारा बस्तर दशहरा की शुरुआत की गई। किसकी? बस्तर दशहरा की। यह इंफॉर्मेशन याद रखोगे किसके बारे में? पुरुषोत्तम देव। देखिएगा, पुरुषोत्तम देव के बाद में केवल नाम पकड़ना है जयसिंह देव, और जयसिंह के बाद में नरसिंह देव। फिर उसके बाद ये तीनों शासक ना, तीनों शासक काम के हैं, तीनों जन। प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव और वीर नारायण देव। ध्यान दीजिएगा, तीनों काम के हैं। देखिएगा ना, छत्तीसगढ़ का ये नीचे का डिवीजन जो है, ये आपका बस्तर है। बस्तर ना, बस्तर। इधर लगा हुआ ये आपका उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ से इधर लगा हुआ क्या आपका? उड़ीसा। नीचे तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र, ऊपर मध्य प्रदेश। तो नीचे तेलंगाना, तेलंगाना में हैदराबाद,
और हैदराबाद में क्या है? तो गोलकुंडा है। गोलकुंडा देखिएगा, गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही वंश, और बस्तर में काकती वंश। आप ध्यान दें इधर थोड़ा, काकती वंश। ठीक, कुतुबशाही वंश में एक शासक जिसको पकड़ना है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। एक शासक पकड़ना है, मोहम्मद कुतुब शाह। और एक पकड़ना है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तीन शासक पकड़ना है कुतुबशाही वंश में। देखिएगा, बस्तर है ना, बस्तर, जिस पर प्रकृति की बहुत ज्यादा कृपा है। प्रकृति इतनी ज्यादा मेहरबान है कि नेचुरल रिसोर्सेस ये भरा पड़ा है। कहां पे? बस्तर में बहुत ज्यादा मात्रा में है। चाहे वो वन संसाधन हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, चाहे वो जल संसाधन हो, वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे वो मिनरल्स हो, खनिज संपदा हो, सब कुछ आपको प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कहां पे? बस्तर में। और बस्तर एक संप्रभु राज्य है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के अंडर नहीं है। बस्तर में ये सारी चीजें भरी हुई है ना, वन संसाधन, साल, सागौन, बहुत ज्यादा मात्रा में। बस्तर में आयरन ओर, लौह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में दिखेगा। ठीक, साल, सागौन, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है। कहां पे? बस्तर में। कुतुबशाही वंश, गोलकुंडा, हैदराबाद, तकरीबन आप मान लें 450 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हैदराबाद ना बस्तर से। ठीक, गोलकुंडा से बस्तर पर आक्रमण होगा। क्यों होगा? क्योंकि बस्तर में आयरन ओर है, लौह अयस्क है। कुतुबशाही वंश, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह को छोड़ दो तो मोहम्मद कुतुब शाह का बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह, औरंगजेब टाइप का देखो ना, अत्यधिक कट्टरवादी, बहुत ज्यादा कट्टरवादी ना कौन? कुली कुतुब शाह। और जितना कुली कुतुब शाह कट्टरवादी था, उससे भी ज्यादा कट्टरवादी ना कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह, बहुत ज्यादा। कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है, कुली कुतुब शाह चाहता था कि सब तरफ जिधर उसका नजर जाए उधर उसका राज होना चाहिए, केवल इस्लाम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? इस्लाम, केवल इस्लाम होना। ऐसा सोच था किसका? कुली कुतुब शाह का। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, कट्टरवादिता जो है घातक है, घातक, ले डूबता है। कट्टरवादिता बहुत ज्यादा घातक है ना। और कुली कुतुब शाह का ऐसा था कि सब तरफ इस्लाम का प्रचार, सब तरफ इस्लाम हो, और अपने आप को मजबूत रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए, ताकतवर वही है, मजबूत वही है जिसके पास धन संपदा है, पैसा है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार है, जिसके पास हथियार, वो लड़ेगा, लड़ करके लूटेगा, धन संपदा रखेगा अपने पास, पैसा रखेगा, और वही क्या है? शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली होने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए।
और हथियार ना, उस समय हथियार के लिए जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल कहां भरा पड़ा है? बस्तर में। पूरा कच्चा माल कहां पे? बस्तर में। कच्चा माल मतलब क्या? हथियार के लिए क्या? आपका लौह अयस्क। उस लौह अयस्क की लड़ाई तब से लेकर के आज भी बस्तर में क्या चल रहा है? लौह अयस्क की लड़ाई। अभी जो हाल ही में जो घटना घटा है दंतेवाड़ा में, बैलाडीला में, आदिवासी आंदोलन किए हैं, समझ में आ रहा है। खैर उस पर अभी नहीं जाएंगे, देखिएगा। लौह अयस्क, उस लौह अयस्क को सोचा कुतुब शाही वंश का जो शासक था कुली कुतुब शाह, कि यदि बस्तर मेरे कब्जे में आ गया तो उस लौह अयस्क का इस्तेमाल करूंगा, अत्याधुनिक हथियार बनाऊंगा और चारों तरफ मेरा वर्चस्व जो है यह स्थापित होगा। ऐसा सोच के गोलकुंडा से आक्रमण हुआ। कहां पे? बस्तर में। पहला आक्रमण किया गया तो कुली कुतुब शाह जिस समय बस्तर पर चढ़ाई किया, उस समय बस्तर का काकतीय शासक कौन था? तो प्रताप राजदेव था। कौन था? प्रताप राजदेव। कुली कुतुब शाह वर्सेस ना कौन? प्रताप राजदेव। समझ में आ रहा है? प्रताप राजदेव। इस युद्ध को जीता काकतीय। कौन जीता? प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव उस युद्ध को जीता। फिर उसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह, कोई आक्रमण नहीं है। अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण होगा। फिर यह भी ट्राई करेगा अब्दुल्ला कुतुब शाह, गोलकुंडा से दोबारा आक्रमण करेगा। कहां पे? बस्तर में। दूसरा आक्रमण करेगा। उस समय बस्तर के काकतीय गद्दी पे बैठा होगा कौन? जगदीश राजदेव बैठा होगा। दोबारा आक्रमण करेगा तो अब्दुल्ला कुतुब शाह वर्सेस कौन? आपका जगदीश राजदेव। यह भी कट्टरवादी था अब्दुल्ला कुतुब शाह। आक्रमण करेगा, इस युद्ध को भी जीतेगा ना कौन? काकतीय। इस युद्ध को जीता कौन? आपका जगदीश राजदेव। पहला प्रताप राजदेव जीता, दूसरा कौन? आपका जगदीश राजदेव। फिर उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह भागता है, जान छुड़ा के भागता है। गोलकुंडा आता है कुछ दिन के बाद संगठित होकर के, फिर चढ़ाई करेगा बस्तर पे। तो बस्तर पे गोलकुंडा का तीसरा आक्रमण, लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह का दूसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण जो किया, दूसरा उसका था ना, जो आक्रमण हुआ उस समय बस्तर के काकतीय गद्दी पे बैठा था कौन? वीर नारायण देव वर्सेस कौन? आपका अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस युद्ध को भी काकतीय जीतेगा। कौन जीतेगा? वीर नारायण देव। बैक टू बैक 3 युद्ध हुआ, तीनों युद्ध को काकतीय जीते। समझ में आ रहा है? आसान नहीं था बस्तर। वो तो घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब किताब है। विभीषण, ये राजवंश में यदि विभीषण हुआ मतलब वो राजवंश गया। यहां पे भी पैदा होगा, आगे देखेंगे। और वही विभीषण जो है बस्तर को ले डूबेगा। नहीं तो वो बस्तर जिसको कोई हिला ना सका, संप्रभु राज्य था। आज जो वर्तमान की लड़ाई है ना, वो उसी को लेकर के है, जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, प्रकृति की बहुत ज्यादा कृपा है ना बस्तर पे। समझ में आ रहा है? आज बस्तर का दोहन शोषण होता हुआ दिखता है। वहां के जो मूल निवासी हैं सही मायने में अपने अधिकारों से वंचित हैं। समझ में आ रहा है? उनको उठाने की आवश्यकता है। आज के डेट में गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं कहां पे? बस्तर में। जबकि क्या नहीं है बस्तर में? जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें मौजूद है बस्तर पे। बस्तर में इतने लंबे समय तक शासन किया काकतीय वंश। क्यों कर पाया इतने लंबे समय तक शासन काकतीय वंश? क्योंकि काकतीय समझ चुके थे कि आदिवासियों को क्या चाहिए, जनजातियों को क्या चाहिए। काकतीय और जनजातियां जो वहां की बस्तर की जनजाति आदिवासी जो हैं, काकतीय और आदिवासी बस्तर में एक मुट्ठी है। जहां पे आदिवासियों को काकतीयों की जरूरत थी वहां पे काकतीय खड़े रहे, जहां पे काकतीयों को आदिवासियों की जरूरत थी वहां पे आदिवासी जो है वो काकतीयों के लिए खड़े रहे। तब इतने लंबे समय तक शासन कर पाए हैं काकतीय। वो काकतीय जिनको आदिवासी अपना भगवान माने हैं ना, आज 21वीं सदी में बस्तर दशहरा में जब राजा अपनी गद्दी पर बैठता है, अभी ना वर्तमान में, तो एक बस्तर दशहरा का एक ऐसा चरण होता है जिसमें आदिवासी राजा के दर्शन के लिए जाते हैं। जाकर के राजा को साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने पास जो रहता है जितना शक्ति ना, उसके तहत वो चढ़ोतरी चढ़ाते हैं।
तो सोचे हम कि जब 21वीं सदी में अभी वर्तमान की स्थिति में यह है, जब आदिवासी इस कदर मान रहे हैं राजा को, तो आप समझें कि आज से 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी। अपना भगवान माने हैं काकतियों को, और काकती उसके बदले उतना किए हैं। उन्हीं आदिवासियों की तो रक्षा करते हुए, उन्हीं आदिवासियों को संरक्षण दिए, उन्हीं आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव की जान गई थी। समझ में आ रहा है? तो काकती और आदिवासी बस्तर में एक मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी थे। इस कारण से बस्तर को कोई छू नहीं पाया था। वो बस्तर जिससे बस्तर से सक नहीं पाए ना कौन कुतुब शाही, गोलकुंडा के शासक। आगे हम देखेंगे नागपुर के भोसला मराठा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लड़ के नहीं जीत पाया कोई बस्तर से, इतिहास गवाह है। समझ में आ रहा है? लड़ करके मराठा भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हर कोई चाहेगा कि बस्तर जो है वो ऊपर चला जाए। ऊपर वाले चाहेंगे ऊपर आए, नीचे वाले चाहेंगे नीचे आ जाए, इधर उड़ीसा वाले चाहेंगे उड़ीसा में। हर किसी को चाहिए था बस्तर। वो तो हमारा किस्मत है। समझ में आ रहा है कि आज बस्तर किसका अंग है? छत्तीसगढ़ का अंग है। आगे इसका विलय अभी देखेंगे। यहां तक पहले नोट करिए, यहां तक नोट करिए। आज की क्लास को यहीं तक रोकूंगा। आगे का जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहां से? वीर नारायण देव से। ठीक, थैंक यू।